नमस्कार बच्चों, मैं इला कुसरेस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान के चैप्टर प्रकाश का 11वां भाग शुरू करेंगे। इस भाग में हम लेंस सूत्र, आवर्धनता और लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे। लेंस सूत्र क्या है भाई? ये लेंस सूत्र हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था। तो दर्पण सूत्र में हमने किसको लिया था? 3 दूरियों की बात की थी हमने, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी यानी UV/F। और उन तीनों के संबंध को ही हमने जिस समीकरण से प्रस्तुत किया था वही दर्पण सूत्र था। तो यहाँ लेंस के लिए भी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों के मध्य जो संबंध है वही संबंध क्या है? लेंस सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पर बिंब की दूरी यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु कितनी दूर रखी हुई है उसको हम किससे प्रकट करते हैं? स्मॉल u से। इसी तरह से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र से अगर नापी जाए मुख्य अक्ष पर उसकी दूरी तो वो क्या कहलाएगी? स्मॉल v यानी प्रतिबिंब दूरी। और फोकस दूरी आप सभी जानते हैं, फोकस बिंदु से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, तो वो हम किससे प्रकट करते हैं? स्मॉल f से। तो किसी भी लेंस के लिए UV/F यानी इन तीनों के बीच का जो संबंध है उसको हम जिस भी समीकरण से दर्शाएंगे वो समीकरण क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। यानी वो समीकरण जो लेंस के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताता है वो समीकरण हमारा क्या है? लेंस सूत्र कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ लेंस सूत्र? 1/F बराबर हुआ 1/V माइनस 1/U। दर्पण सूत्र में इन तीनों के बीच में जो संबंध था वहां क्या था? 1/V प्लस 1/U। परंतु यहाँ क्या है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये हमारा क्या है? लेंस सूत्र है। अब इस लेंस सूत्र में बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना कि तीनों ही दूरियां, चाहे F हो, चाहे V हो, चाहे U, ये तीनों दूरियां हम कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र आप सभी ध्यान रखते हैं, आप सभी जानते हैं क्या है प्रकाशिक केंद्र? O। एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? आपका उत्तल लेंस है और ये क्या है? आपका अवतल लेंस है। ये हो गई मुख्य अक्ष। तो इसका जो मध्य बिंदु था वो क्या था? प्रकाशिक केंद्र। ऐसे इसका जो था वो क्या था? प्रकाशिक केंद्र, जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी चली जाती है अपवर्तन के बाद। तो हम पतले लेंसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य में स्थित है, जिसको हम O बिंदु से दर्शाते हैं। तो यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये सारी दूरियां जो है वो कहाँ से नाप रहे हैं? हम प्रकाशिक केंद्र से नाप रहे हैं। एक बार हम फिर से दोहराएंगे इसको कि इस प्रकाशिक केंद्र से ही हम ये नापेंगे कि वस्तु कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है या फोकस बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये तीनों दूरियां हमारी किससे नापी जाती हैं? UV/F प्रकाशिक केंद्र से हम नापते हैं। और प्रकाशिक केंद्र कहाँ स्थित है? मुख्य अक्ष पर स्थित है। दूसरी चीज़ कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उनके लिए ये तीनों दूरियां या और भी कोई दूरी हैं तो वो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक, ये बात कार्तीय चिन्ह प्रणाली के द्वारा ही निर्धारित होगी। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर भी हमने कार्तीय चिन्ह प्रणाली का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार से लेंस सूत्र के द्वारा यदि कोई भी गणनाएं की जाएंगी तो उसमें हम कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार ही धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात तो कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार हम वस्तु को किस ओर रखते हैं? बाईं तरफ रखते हैं। किसके? लेंस के रखेंगे, ऐसे दर्पण के रखते थे। तो ये हमने क्यों निर्धारित किया कि है ना बाईं तरफ रखेंगे? सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। तो बाईं तरफ जब वस्तु होगी तो उसका प्रकाश भी किस ओर से लेंस पर आपतित होगा? बाईं तरफ से आपतित होगा। अगली बात है कि उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए सारी दूरियां किस प्रकार की होंगी? धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी? चाहे U हो, चाहे V हो, चाहे F हो या कोई और भी हो। तो ये चीज़ हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी, कौन सी दूरी आई? U। ये उत्तल लेंस के लिए, ये अवतल लेंस के लिए। यहाँ हम इनका एक चित्र भी बना लेते हैं। मान लीजिए ये उत्तल लेंस और ये क्या हो गया? आपका अवतल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र। इसी तरह से ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये यहाँ पर इसका क्या आ गया? प्रकाशिक केंद्र आ गया। अब आप ये देखिए, हमने
कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार निर्धारित किया हुआ है कि वस्तु किस ओर है, लेंस के बाईं तरफ, यानी जो भी वस्तु होगी वो इस ओर होगी, कोई भी लेंस हो। और हमने इसमें पढ़ा था कि यदि कोई भी दूरी बाईं तरफ की नापी जाएगी लेंस के तो वो कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यदि वस्तु हमारी कहाँ है, बाईं तरफ है इस लेंस के, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी स्मॉल यू, ऐसे ही इसमें ये जो दूरी होगी वो कैसी होगी, दोनों में ही ऋणात्मक होगी, क्योंकि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल, वस्तु हम बाईं तरफ रख रहे हैं। दूसरी चीज़ फोकस दूरी, इसमें तो है उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल में कैसी है, ऋणात्मक। भाई क्यों, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये वस्तु थी, इससे प्रकाश आया और कहाँ से गुजरा, फोकस बिंदु से होकर गुजरा, ये फोकस बिंदु था मान लीजिए, तो कहाँ से गुजर रहा है, फोकस बिंदु से। तो फोकस बिंदु किस तरफ है लेंस के, यहाँ पे दाईं तरफ, तो उत्तल लेंस के दाईं तरफ फोकस बिंदु है, तो फोकस दूरी भी कैसी होगी, इधर दाईं तरफ ही होगी। तो यहाँ पर फोकस दूरी कैसी हो गई हमारी, धनात्मक। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। जबकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए इससे प्रकाश आया तो ये क्या होगा, अपसारित। अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, एफ बिंदु पर, यानी फोकस बिंदु पर। तो फोकस बिंदु किस तरफ है, लेंस के बाईं तरफ, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक है। यहाँ पर बच्चों आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं इस पाठ के अंदर, वो हर चीज़ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो आपको कहीं किसी भी सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मज़ा आने लग जाएगा। अगली चीज़ आती है हमारी वी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो हमने उत्तल लेंस से पढ़ा था 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें से कुछ प्रतिबिंब वास्तविक थे और एक प्रतिबिंब कैसा था हमारा, आभासी था। तो 5 वास्तविक और 1 आभासी हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v का मान क्या होगा, धनात्मक। क्यों, आपने प्रतिबिंब निर्माण में देखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ बनता है। आप इसमें देख लीजिएगा, ये पहली प्रकाश की किरण गई और ये फोकस बिंदु से गुजरी, दूसरी गई कहाँ से, प्रकाश के केंद्र से सीधी गुजर गई। तो ये जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब तो कहाँ बन रहा है, लेंस के दाईं तरफ, मुख्य अक्ष पर। तो ऐसी स्थिति में v का मान क्या होगा, हमेशा वास्तविक। कब, तो ऐसी स्थिति में v का मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक। कब, जब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और यदि प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी उत्तल लेंस की छठी स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। और वो वस्तु कहाँ स्थित होती है, फोकस बिंदु और किसके मध्य स्थित होती है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाईं तरफ। तब वहाँ पे v का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान क्या होगा, धनात्मक। और यदि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो v का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस के लिए हमने 2 स्थितियों में निर्माण किया था, अनंत और अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी। तो इन स्थितियों में हर बार प्रतिबिंब कहाँ था, बाईं तरफ बना था और कैसा था, आभासी था। तो यहाँ पर v का नाम, तो यहाँ पर v का मान जो होगा, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, इसलिए v का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब चूंकि हमेशा आभासी होता है, इसलिए v का मान भी क्या होगा, बताइए, v का मान होगा ऋणात्मक, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। अब और कौन सी दूरियां हैं, अगली दूरी आई हमारी h। h क्या है, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु को हम सामान्यतः मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। हमने इस तरह से बनाया था, ये लेंस था हमारा, ये मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, O यानी प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, O बिंदु। तो यहाँ पे हम जब भी वस्तु रखते हैं तो क्या रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। हमने इतने प्रतिबिंबों का निर्माण किया तो आपने सब में देखा हम मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखते हैं सामान्यतः। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई नापी जाती हैं वो सब कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। और दोनों ही लेंसेज में
क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी जाती है तो वस्तु की ऊंचाई यानी h का मान जो होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। h डैश ये क्या है भाई, h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो कैसा होगा, आभासी, और ऐसी स्थिति में जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी, धनात्मक। अवतल लेंस के अंदर तो प्रतिबिंब हमेशा ही मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, तो अवतल लेंस के लिए तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है हमेशा। परंतु उत्तल लेंस में क्या होता है, शुरू की जो 5 स्थितियां हैं उनमें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और उल्टा बनता है। तो जब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो क्या लगेगा, ऋणात्मक। किसके लिए, h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए। तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो ऊंचाई क्या होगी प्रतिबिंब की, ऋणात्मक। और यदि मान लीजिए प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, जैसा कि छठी स्थिति में हमने देखा था, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होती है। तो ये क्या है हमारा, उत्तल और अवतल लेंस से हम कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार लेंस सूत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की दूरियों के क्या मान रखेंगे। हमने UVF के मान तो देखे ही, धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। इसके अलावा हमने वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के भी मान देखे कि उनके आगे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा। अगला बिंदु हमारा आता है आवर्धनता। लेंस सूत्र पढ़ा, अब हम बात किसकी करेंगे, आवर्धनता की। आवर्धनता किसको कहते हैं, कोई भी लेंस किसी वस्तु को कितना आवर्धित यानी कितना फैला सकता है या उसको छोटा कर सकता है, वही लेंस की क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा बिंब यानी वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। इसको हम स्मॉल m से प्रकट करते हैं। क्यों, क्योंकि आवर्धनता को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन। चूंकि वो m से शुरू हो रहा है इसलिए हम आवर्धनता को किससे प्रकट कर रहे हैं, m से प्रकट करते हैं। और स्मॉल m से, ये बात ध्यान रखनी, कैपिटल नहीं, स्मॉल m से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवर्धनता जो होती है वो किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होती है। तो क्या सूत्र बना हमारा, m बराबर है h डैश अपॉन h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h डैश कहते हैं, बिंब की ऊंचाई जिसे हम क्या कहते हैं, h कहते हैं। तो ये हमारा आवर्धनता का पहला सूत्र है। अगर मान लीजिए आपके पास बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये दोनों चीज़ें भी हैं तो इनसे भी हम आवर्धनता का मान निकाल सकते हैं। हमने दर्पण सूत्र में भी निकाला था, उसी प्रकार से यहाँ पर यदि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी हमारे पास हैं तो आवर्धनता क्या होगी हमारी, m बराबर है v अपॉन u। तो हमारा एक सूत्र ये भी बन गया कि m बराबर h डैश अपॉन h, एक तो ये सूत्र हो गया, दूसरा हमारा क्या बन गया, m बराबर v अपॉन u। और एक तीसरा सूत्र और हो गया हमारा जो केवल कितना है, इतना। यदि m नहीं है, हम पे 4 मान हैं तो हम किसी भी एक का मान निकाल सकते हैं। इस चारों मानों में 3 के मान रखो और एक का मान निकाल लो। h डैश अपॉन h बराबर है v अपॉन u। तो आपको यहाँ पर आवर्धनता के लिए कितने सूत्र मिले, 3। एक सूत्र मिला आपको m बराबर है h डैश अपॉन h, दूसरा मिला m बराबर है v अपॉन u, और तीसरा मिला h डैश अपॉन h बराबर है v अपॉन u। तो ये तीनों ही सूत्र हमारे आवर्धनता के मान को बताते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस प्रकार से हमने दर्पण सूत्र में बात की थी कि आवर्धनता कभी भी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है। आवर्धनता तो केवल क्या है, एक मान है। पर हम यहाँ पर इन सभी मानों में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करके जब आवर्धनता का मान निकालेंगे तो उसके आगे धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह आता है। वो चिन्ह केवल आपको ये बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक। यदि मान लीजिए ऋणात्मक चिन्ह आया यानी आवर्धनता कैसी बता रहा है, ऋणात्मक बता रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा।
यदि आवर्धनता कैसी बता रहा है, धनात्मक आ रही है हमारी, ये बता रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। ये हमारा क्या है, आवर्धनता का मान हो गया। अब आपने आवर्धनता पढ़ी और लेंस सूत्र, दो बिंदु पढ़े आज के टॉपिक के। लेंस की क्षमता, क्षमता किसको कहते हैं भाई, क्षमता का मतलब है ताकत, शक्ति। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस बॉल को फेंकिए, मैंने सीता से भी कहा, गीता से भी कहा और मीना से भी कहा, तीनों को बॉल दे दी, तीनों ने फेंका बॉल को, तो पता चला एक ने तो थोड़ी दूर पे ही फेंका, एक ने बहुत दूर फेंका और एक ने बीच में फेंका, इन दोनों की, तो तीनों की शक्ति क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार से जो लेंस होते हैं उनकी शक्तियाँ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कि कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितना अभिसारित करता है या कितना अपसारित करता है, ये लेंस की क्षमता कहलाती है। अभिसारित का मतलब इकट्ठा मोड़ता है, एक साथ एक ही जगह पे लाता है, और अपसारित मतलब फैलाना। तो जो भी लेंस हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर उत्तल होता है तो हम क्षमता किसको कहेंगे कि उत्तल लेंस कितना अभिसारित करता है, और अगर मान लीजिए अवतल है तो हम कहेंगे कितना अपसारित करता है। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं लेंस की क्षमता को कि लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करता है, वही क्षमता हमारी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। क्षमता मतलब पावर, शक्ति, तो पी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम भी होती है। यानी लेंस की जो क्षमता है हम किसके द्वारा बता सकते हैं, लेंस की फोकस दूरी से बता सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है। और किस प्रकार से, कि वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो हम लिख सकते हैं P बराबर है 1/f, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, फोकस दूरी की व्युत्क्रम पे होती है। तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम है तो क्या हो गई, P बराबर 1/f। हम एक बार फिर से इसको परिभाषित करेंगे। लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने की और अपसारित करने की जो क्षमता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं, अभिसारित और अपसारित शब्द याद नहीं रहे तो, लेंस की प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने की और फैलाने की जो क्षमता है, वही क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ये किस पर निर्भर करती है, फोकस दूरी पर। किसकी, लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है। या हम ये भी कह सकते हैं ये लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात P बराबर क्या हो गया, 1/f। अब इस चीज को आप इस चित्र से भी समझिएगा। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता अधिक होगी या ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा होगी फोकस दूरी तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो उत्तल लेंस लिए हैं, दोनों की फोकस दूरी क्या है, अलग अलग है। ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है, इतनी सी, ये दे रखी है, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है, इतनी है। तो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। अगर मान लीजिए मैं इस किरण को सीधा ही कर दूं, यहाँ पे मैं इसको अपवर्तन के बाद जो ये विचलित हुई है वो तो गई फोकस बिंदु से, पर यदि मैं इसको सीधा देखूं, अगर सीधी जाती तो कैसी जाती, तो वो ऐसी ही जाती जैसे मैंने डॉट की लाइन बनाई है। तो यहाँ ये लेंस जो है ये वाला, ये इस प्रकाश की किरण को कितना अभिसारित कर रहा है, ये हम इस एंगल से बता सकते हैं। वास्तव में ये ऐसे जानी चाहिए थी, पर अपवर्तन के कारण ये इतना झुक गई, तो कितना कोण बना, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण आई, ये फोकस बिंदु से गुजर गई। अगर ये सीधी जाती तो यहाँ पर कितना ये अभिसारित हुई है, इतना। तो हमने देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जब फोकस दूरी कम थी तो ये ज़्यादा मुड़ी, पर जब फोकस दूरी अधिक थी तो ये क्या हुआ, कम मुड़ी। तो जो हमारा सूत्र था P बराबर 1/f, हमने क्या कहा था कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता क्या होगी, कम होगी। ये बात इसमें दिख रही है आपको चित्रों में।
की फोकस दूरी ज़्यादा है तो ये क्या हो रही है, कम मुड़ रही है। अगर फोकस दूरी कम है तो ये क्या हो रही है, ज़्यादा मुड़ रही है। अवतल लेंस के लिए भी यही है। आप देखिए ये क्या है, अवतल लेंस है हमारे दो, यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है, इतनी है, और यहाँ फोकस दूरी क्या है, इतनी है। तो ये अधिक है फोकस दूरी, ये कम है। तो जब ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये अपसारित हो गई है यूँ। अगर ये सीधी जाती तो कितना एंगल हुआ इसका, इतना, और अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे अपसारित हो गई, और अगर सीधी जाती तो कितना एंगल होता, इतना। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी अधिक होने पर ये कम अपसारित हो रही है, और फोकस दूरी कम होने पर ये क्या हो रही है, अधिक अपसारित हो रही है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि क्षमता जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। वो इस चित्र के द्वारा भी आप बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हम इन बातों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर फोकस दूरी कम होती है तो लेंस प्रकाश किरण को अधिक अभिसारित या अपसारित करता है। अभिसारित तब करेगा यदि उत्तल लेंस है, अपसारित कब करेगा, जब अवतल लेंस है। इसी तरह से लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है तो लेंस प्रकाश किरण को कम अभिसारित या अपसारित करता है। हमने इन चित्रों में यही बात तो देखी है। इसी बातों को हम इन दोनों की और इन दोनों की बातों को हमने किस तरह से लिखा है, अगर फोकस दूरी कम होती है तो लेंस प्रकाश की किरण को अधिक अभिसारित या अपसारित करता है, अगर फोकस दूरी अधिक होती है तो लेंस प्रकाश की किरण को कम अभिसारित और अपसारित करता है। अब लेंस की क्षमता से संबंधित हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। ये तो हम कब बात कर रहे हैं, जब हमारे पास क्या है, एक लेंस था और हमने देख ली लेंस की क्षमता क्या है। पर लेंस की क्षमता का कोई ना कोई मात्रक भी तो होगा। मात्रक से मतलब है जब हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसके आगे इकाई लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कपड़ा नाप रही हूँ, दुकानदार के पास गई और मुझे सूट का कपड़ा ख़रीदना है कि मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो अगर मैं 4 मीटर नहीं बोलूँगी और मैं इकाई ना लगा के उससे बोलूँ मुझे 4 कपड़ा चाहिए, तो समझ जाएगा कि दुकानदार? बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर आपको दूध वाले से दूध चाहिए तो आप क्या कहते हो, मुझे 1 लीटर या 1 किलो दूध चाहिए, और आप किलो या लीटर ना लगाएं और आप उससे क्या कहें, मुझे 1 दूध चाहिए। तो क्या हमें अपना वाक्य पूरा नज़र आ रहा है या समझ में आ रहा है कि हम क्या चाहते हैं? नहीं। तो किसी भी मान को रखने के लिए उसकी इकाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो हम लेंस की क्षमता की बात कर रहे हैं तो उसकी इकाई क्या होगी वो हम देखते हैं। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, यानी मात्रक यानी इकाई, वो हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। P बराबर 1/f, f यानी फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो हमारी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, डायोप्टर। इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं कैपिटल D से? क्योंकि डायोप्टर जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। डायोप्टर वैज्ञानिक के नाम पर ही ये मात्रक दिया गया, इसीलिए हम इसको कैपिटल D से लिखते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, D यानी डायोप्टर। और कब? जब लेंस की फोकस दूरी क्या है, मीटर में होती है तब। यहाँ पर उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? लेंस की क्षमता का मात्रक है P बराबर 1/f। तो f का मान धनात्मक है या ऋणात्मक, ये ही निर्धारित करता है कि लेंस की क्षमता धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, धनात्मक। तो जब ये धनात्मक है तो क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि वो बाईं तरफ होती है लेंस के, वो होती है ऋणात्मक, तो हमारी ये जो क्षमता होगी वो भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी वहाँ पे कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ऋणात्मक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आप इस सूत्र में ये सोचिएगा कि f धनात्मक है या ऋणात्मक। तो आप निकाल सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होगी और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी। अब ये तो एक लेंस की क्षमता और मात्रक की बात हुई, तो मात्रक तो हम एक से ज़्यादा लेंस भी इस्तेमाल करेंगे तो उन सब की क्षमताओं के लिए मात्रक तो हमारा डायोप्टर ही रहेगा। पर यदि हम एक से ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कुल क्षमता कितनी होगी। जैसा सूक्ष्मदर्शी में हम 2 लेंसों का इस्तेमाल करते हैं तो उस सूक्ष्मदर्शी के लेंस जो हैं दोनों, उनकी कुल क्षमता कितनी होगी। तो कुल क्षमता जो होती है
वो हर एक क्षमता के, यानी हर लेंस की जो क्षमता होगी उसके योग के बराबर होती है। मान लीजिए आप पे 3 लेंस हैं, एक लेंस की क्षमता कितनी है P1, दूसरे लेंस की P2, तीसरे की कितनी है P3। इस तरह से आप कितने भी लिख सकते हैं, मान लीजिए Pn, n क्या है, संख्या लेंसों की। तो जितने भी लेंस होंगे उनकी जो परिणामी या कुल क्षमता होगी वो P से प्रदर्शित करेंगे अपन, और वो कितनी होगी, P बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरह से आप अनंत तक, मतलब इसका मतलब Pn तक कर सकते हैं। जितने भी लेंस होंगे वो सारी क्षमताएं हमारी क्या होती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी हर लेंस की। तो यदि मान लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस हैं तो दोनों की P1 प्लस P2 हो जाएगी और कुल क्षमता P का मान हमारा उसका निकल आएगा। यानी वो सूक्ष्मदर्शी हमें किस क्षमता के लेंसों की वो देता है, क्षमता किस क्षमता का सूक्ष्मदर्शी है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास P1, P2 और P3 ये चीज़ें नहीं है, पर हमें फोकस दूरी दे रखी है और हमसे पूछा जाए कि कुल क्षमता कितनी होगी या परिणामी क्षमता कितनी होगी। तो P बराबर क्या है, तो आप जानते हैं P बराबर क्या है, 1/f। तो अगर हमारे को कई सारे लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है तो परिणामी क्षमता क्या होगी भाई, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस जितने भी लेंस होंगे सभी की फोकस दूरी का लेके 1/fn। अनंत तक कर सकते हैं हम, जितनी भी संख्या रखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, लेंस की कुल क्षमता या परिणामी क्षमता, जब एक से ज़्यादा लेंस दे रखे हैं। अगर एक है तो आपको पता ही है 1/f यानी P। ये तो था हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक और परिणामी क्षमता।